दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। कुछ दिन से हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो नहीं ला रहे थे। रीज़न वाज कि 16 जून को यूपीएससी सीएसई है और मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सीएसई में इन्वॉल्व थे वो नहीं देख पा रहे थे इसको। ऑफ कोर्स देखना भी नहीं चाहिए, लास्ट मोमेंट पे वो उनको कंप्लीट फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम पे। बट जैसे ही हमने बंद किया, लगभग 3 तारीख तक हमने किया था, तो उसके 3-4 दिन बाद ही काफ़ी मैसेजेस आने शुरू हो गए कि फिर से उस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो लाइए, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर जो यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट बीपीएससी पे है, तो उनके लिए एक ब्रेक हो जाता है। तो वी कंसीडर्ड इट और 1-2 दिन लगा हमें स्टार्ट करने में, बट अब ये वीडियो रेगुलरली आएगा और इसका डिटेल्ड पीडीएफ भी जैसे मिल रहा है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग 2 मिनट हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी देखो, कल ऑफिशियल हो गया है कि लगभग 1000 प्लस सीट्स आने वाली हैं 70th बीपीएससी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए अब पढ़ाई में कि यू शुडंट वेट फॉर 71st। इसके लिए आपको क्या करना है, प्री भी निकालना है और मेंस भी निकालना है। तो प्री के लिए तो आप स्टैटिक सोर्सेज पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगे, लेकिन मेंस का क्या दिक्कत होता है कि रिज़ल्ट के बाद जब प्री का रिज़ल्ट आता है तो मेंस के लिए मुश्किल से 1.5 महीना बचता है, और उस 1.5 महीने में सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस को उसका आंसर राइटिंग करना बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। क्योंकि अब हमारे जो बीपीएससी में स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं, तो उनके साथ अगर कंपटीशन है आपका तो यू हैव टू गियर अप। तो आप देखो, आंसर राइटिंग ज़रूर करो, ठीक है, आंसर राइटिंग एकदम से करो। जो आंसर राइटिंग करोगे, आप कहीं भी करो, चाहे BCW का जो निपुण कोर्स है वो ज्वाइन कर लो या फिर कोई भी ABC कोचिंग ज्वाइन कर लो, बट प्लीज़ माइंड कि जहाँ तुम इवैल्यूएशन कराओगे, इवैल्यूएशन करने वाला जो है ना, वो एटलीस्ट एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, वो 1-2 मेंस इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ हो, उसको पता हो कि मेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सिर्फ गुड कंक्लूजन, गुड इंट्रो, वेरी गुड बॉडी, नीड टू इम्प्रूव, ये सब नहीं लिखना है। एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है कि व्हाट यू आर मिसिंग इन दैट क्वेश्चन। अगर तुम क्वेश्चन को 5 भाग में डिवाइड करते हो तो उस 5 भाग में कौन सा भाग तुमने नहीं लिखा है जो कि आइडियली होना चाहिए था, वो तुम्हारी अगर इवैल्यूएशन में नहीं लिखा हुआ है तो दैट इवैल्यूएशन इज़ नॉट वर्थ ऑफ। हमारे निपुण में ऐसा है कि 30 डेज़ का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। इन 30 डेज़ में हम लोग एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देते हैं। इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वालिटी क्वेश्चंस विथ बेस्ट पॉसिबल वे। फ्रेमिंग सीखना है, प्रेजेंटेशन सीखना है ना, कंटेंट तो आ जाता है। तो इस 30 डेज़ में तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस पे तुम जैसे ही अपलोड करोगे, हमारा एक्सक्लूसिव पोर्टल है उसके लिए, वहाँ पे अपलोड करोगे तो फिर इवैल्यूएशन होके आएगी और डिटेल्ड इवैल्यूएशन रहेगा उसका, है ना। और होप हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है हमारा 70th बीपीएससी से पहले लास्ट निपुण रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर स्टूडेंट को कम्प्लीटली प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहिए, सीइंग द डाइसी नेचर ऑफ प्रीलिम्स दिस डे। उसके बाद फिर हम लोग प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ पे भी स्विच करेंगे। लेकिन दिस इज़ द लास्ट चांस कि तुम थोड़े से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही लो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो निपुण है ना, जून वाला जो बैच है, इसमें हमने क्या किया है कि क्वेश्चंस को मिक्स करके डाला है, सारे सब्जेक्ट से डाला है। तो एक बार जो है ना, तुम्हारा सिलेबस रिव्यू हो जाएगा तुम्हारे माइंडसेट में कि हाँ, हमको इतना पता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब 20-25 क्वेश्चन लिख लोगे तो लिखने का कॉन्फिडेंस आ जाता है और यू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ज़रूर करना, मत ज्वाइन करो निपुण इफ़ यू आर नॉट एबल टू, नहीं मन है मत करो, बट प्लीज़ डू आंसर राइटिंग, अपने से करो और ज़रूर उसको इवैल्यूएट कराओ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट अवर न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखो, अभी जो न्यूज़पेपर डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्वेश्चंस जो आजकल करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, है ना, वो लीक से हट के आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब स्टूडेंट A मैगज़ीन, B मैगज़ीन, C मैगज़ीन सारा रट जाते हैं। अब जब तक क्वेश्चन अप्लाइड नहीं रहेगा तब तक स्टूडेंट तो फिर कट ऑफ बढ़ा देगा। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि करंट अफेयर्स भी थोड़ा अप्लाइड रहता है, थोड़ा डीप रहता है। ये रहता है बेसिकली डीप इसके लिए
कि कट ऑफ कम किया जाए, सिंपल बात है, क्योंकि किसी को नहीं आता है। अप्लाइड क्यों रहता है? ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिनको करंट अफेयर्स की समझ है, वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएँ, उनको सही जगह मिले, और जिस चीज़ के लिए परीक्षा हो रही है कि जो स्टूडेंट रन में नहीं है उनको बाहर करने का जो तरीका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसको सेटिस्फाई करता है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन थोड़ा लीक से हट के आ रहा है, और इसके लिए आपको अभी से लगना ज़रूरी है। प्लीज़ माइंड, अभी से लगना ज़रूरी है, बिकॉज करंट अफेयर लास्ट के 10 दिन में मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा उससे, पैनिक हो जाओगे। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, एग्ज़ाम तक कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज़ कर लो उस मैगज़ीन को। 2 ही मैगज़ीन पकड़ो, ठीक है? हो सकता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन तुम्हें इतना वो तुम्हारे अंदर वो स्किल डेवलप कर देंगे, सेंस डेवलप हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि तुम एलिमिनेट कर पाओ ऑप्शंस को और फाइनल आंसर पे पहुंच पाओ, ठीक है? तो आज का जो हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन है, इसमें चूँकि इलेक्शन हो गया है, तो अब जो न्यूज़पेपर आ रहा है ना, बढ़िया आ रहा है, काफ़ी कंटेंट रिच है, और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनने के चांसेस हैं। और चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो क्या होता है ना, एग्ज़ाम से 6 महीना पहले से, है ना, जैसे सितंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर महीना छोड़ दो, 15 सितंबर तक रखो, या सितंबर महीना ही छोड़ दो, उससे पहले वाला अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी के न्यूज़पेपर में एकदम से कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दो कि क्या फैक्ट दिए जा रहे हैं और क्या हमको फैक्ट पढ़ना है। अब जो हिंदी माध्यम के हैं वो शायद इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ जो हम बताते हैं वो हिंदी में ही बताते हैं, आप उसको देखिए, उसको फैक्ट तो कम से कम दिमाग में आ जाएगा आपका। अभी देखो, लेफ्टिनेंट जनरल जमन, ये जो हैं बांग्लादेश के नए आर्मी चीफ हैं। वकीर उज जमन कहाँ के हैं? बांग्लादेश के न्यू आर्मी चीफ। तो ऐसा दे सकता है कि न्यूली अपॉइंटेड बांग्लादेश आर्मी चीफ इज़ वकीर उज जमन। अब बांग्लादेश की बात हमने की, तो इंडिया के नए आर्मी चीफ कौन हैं, जो अभी जिनका अपॉइंटमेंट होना बाकी है, जिनको अभी नेक्स्ट सक्सेशन के लिए चूज़ किया गया है। तो जो नेक्स्ट आर्मी चीफ हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला आर्मी चीफ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, और ये अपना कार्यभार तब संभालेंगे जब अभी तत्कालीन आर्मी चीफ श्री मनोज पांडे जी रिटायर करेंगे 30 जून को। इससे पहले उनकी रिटायरमेंट 31 मई थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन वगैरह था, इसके लिए नॉर्मलसी के लिए उनकी एक जो कार्यकाल है उनका, उसको 1 महीना बढ़ाया गया था। तो इंडिया के भी आर्मी चीफ चेंज हो रहे हैं और बांग्लादेश के भी नए अपॉइंट हुए हैं। हंटर बाइडेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। हंटर बाइडेन कौन है? हंटर बाइडेन है यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बेटा। इससे रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, देखोगे तो यूएस प्रेसिडेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आया तो उसको ग्रास्प करना है। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से यूएस प्रेसिडेंट के बेटा को ड्रग्स यूज़ में या इलिसिट ट्रेड में कुछ में फंसाया गया है या उसमें नामित है वो, तो वो है जो बाइडेन का बेटा, है ना। लोग तत्कालीन प्रेसिडेंट का नाम लेने से बचता है और इसलिए वो उसको गलत मान के दूसरा किसी का नाम ले लेगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है, याद रखना है जो बाइडेन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग फ्रांस में। फ्रांस में अभी चुनाव हो रहे हैं, है ना, चुनाव हो रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा चल रहा है। तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो कौन कौन सी पार्टी में हैं, वो लीडर कौन है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? वो रिनाइसेंस पार्टी से हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो रिनाइसेंस पार्टी से हैं, और ये जो हैं ये उनकी राइवल हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मरीन ले पेन। मरीन ले पेन जो हैं वो इमैनुअल मैक्रोन की एडवर्सरी हैं, अदर पॉलिटिकल पार्टी की। जैसे यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, वैसे ही वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं। जो नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं उनमें से 2 पार्टी में इमैनुअल मैक्रोन रिनाइसेंस पार्टी के हैं, और मरीन ले पेन जो हैं सी इज़ ऑफ नेशनल रैली पार्टी। पार्टी का नाम ही है नेशनल रैली, और इनकी पार्टी का नाम, इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी का नाम है रिनेशंस, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इमैनुअल मैक्रोन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या इमैनुअल मैक्रोन की राइवल जो हैं मरीन ले पेन वो कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो वो हो जाएगा नेशनल रैली। ये फ्रांस से रिलेटेड है। यूरोप से हमारा एग्ज़ाम में अच्छे करंट अफेयर्स आते हैं और क्वेश्चंस जो हैं थोड़े हट के रहते हैं, तो यही सब हट के क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। फिर अभी देखो,
पूछ सकता है कि किस देश के वाइस प्रेसिडेंट का रिसेंटली प्लेन क्रैश में देहांत हुआ। तो लोग अभी ईरान को याद करेंगे, है ना, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देहांत हुआ था प्लेन क्रैश से। लेकिन अभी रिसेंटली मालावी के वाइस प्रेसिडेंट का देहांत हुआ है प्लेन क्रैश में। मालावी कहाँ की कंट्री है? मालावी जो है वो ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। दिस इज़ मालावी, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट की जो उनका देहांत हो गया है प्लेन क्रैश से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंट्री का नाम है मालावी। इससे पहले किनका देहांत हुआ था? ईरान के प्रेसिडेंट का हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम था जिनका देहांत हुआ है। दिस कुड बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है, ओडिशा में इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन के साथ, उसमें बीजेपी को मेजॉरिटी मिला था, बीजेडी हार गई थी। अब बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी को एज सीएम डेजिग्नेट चूज़ कर लिया जाएगा। उनकी जो पार्टी होगी, लेजिस्लेटिव पार्टी होगी, उनके द्वारा। फिलहाल बीजेपी ने इनका नाम दिया है और ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं मोहन चरण मांझी। अब देखो, ओडिशा से एक क्वेश्चन हम यहाँ बना सकते हैं कि ओडिशा से बिहार कब अलग हुआ? ओडिशा से बिहार कब अलग हुआ, इसको भी आप कमेंट करेंगे। तो एक कमेंट ये करना है कि ओडिशा से बिहार कब अलग हुआ, दूसरा कमेंट ये करना है कि ईरान के राष्ट्रपति जिनका रिसेंटली प्लेन क्रैश में देहांत हुआ उनका नाम क्या है। फिर देखो, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन रही है। वो सरकार टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कैपिटल किसको बना रहे हैं? पिछले ही महीने जो तेलंगाना और आंध्रा के बीच में टाइप हुआ था डिवीज़न के टाइम पे कि कुछ टाइम के लिए आंध्रा का कैपिटल जो हैदराबाद रहेगा, उसके बाद वो तेलंगाना का कंप्लीट कैपिटल हो जाएगा। तो अब क्या है कि आंध्रा का कैपिटल अमरावती रहेगा और हैदराबाद जो है फ़िलहाल के लिए उनका वर्किंग स्पेस है, बट इन कमिंग डेज कैपिटल हैव टू बी शिफ्टेड टू अमरावती। तो आंध्र प्रदेश का अगर कैपिटल बोला जाए तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि प्रोडक्शन स्टॉल हो गया है और मीटी और कॉमर्स मिनिस्ट्री चाहते हैं कि चाइनीज़ के लिए वीज़ा ईज़ हो। तो हमको चाइनीज़ पर्सनल की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दिस कुड बी ए नेशनल शेम ऑल्सो। ये हमको चाइनीज़ टेक्नीशियंस को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है मशीन्स को ठीक करने का। लेकिन किसी चीज़ को ऐसे ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे जो तर्क हैं उसको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखो, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अभी बढ़ रहे हैं आगे। हमारी एमएसएमई अभी तक बड़ी फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं। हमारी एमएसएमईज़ जो हैं वो क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्स पे काम करती हैं, लिमिटेड बजट रहता है उनका, लिमिटेड मार्केट रहता है उनका, टेक्नोलॉजिकल डिफिशिएंट रहते हैं वो। इसके कारण क्या है? इनका रीच भी कम हो जाता है। रीच कम होने के कारण ये एमएसएमई टू फैक्ट्री कन्वर्जन जो है ये बहुत कम है। एमएसएमई से फैक्ट्री कन्वर्जन से क्या होता है कि फैक्ट्री जो है हैवी आउटपुट देता है, एमएसएमई लो आउटपुट देता है। फैक्ट्री हर चीज़ में एफिशिएंट रहता है, एमएसएमई हर चीज़ में एफिशिएंट नहीं रहता है। फैक्ट्री जो है मास प्रोडक्शन के कारण इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्वालिटी बढ़िया हो जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी आइटम तुम फैक्ट्री से ही ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन इंडिया में ये कन्वर्जन रेट काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। फिर यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी हो गया, जो भी इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज़ थे सब वैनिश हो गए। कोरोना के टाइम पे सारा एमएसएमई का हालत ख़राब हो गया। तो इस वजह से कोई भी एमएसएमई बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें हम इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी हमारी जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम सारे इक्विपमेंट्स को बना सकें। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसमें बड़े बड़े मोटर्स लगते हैं, 1-1 मेगावाट 2-2 मेगावाट के मोटर्स लगते हैं। तो वो मोटर इंडिया में नहीं बना सकते हैं। अगर बना भी सकते हैं तो उसकी एफिशिएंसी नहीं होगी, 1-2 साल में फूक जाता है वो। तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे जर्मनी से करें, चाहे यूएसए से करें, चाहे जापान से करें, कहीं से भी करें जो उसमें जिनकी महारत हासिल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग चाइनीज़ मशीन्स पे हेवी डिपेंडेंट हो गए हैं। बिकॉज जो चाइनीज़ मशीन है
वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मोबाइल कंपनीज़, है ना, और भी जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, और जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री में ही कुछ पार्ट होता है जो सिर्फ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर पाता क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। तो अगर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सप्लाई करते हैं तो वो ये भी इंश्योर करते हैं कि स्पेयर पार्ट्स जो है हम उन्हीं के यहाँ से खरीदें। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि हम रेगुलरली उनके टेक्नीशियंस को बुलाएं ताकि उससे वो पैसा कमा सके। तो ये तरीका होता है बेचने का। तो अभी क्या है, इंडिया ने चाइनीज़ को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दी थी कि हमें तुमको एकदम फटाक से वीज़ा नहीं देंगे, तुमको हम उतना ही वीज़ा देंगे जितना हमारा ज़रूरत होगा, और केस टू केस अप्रूवल हो रहा था। लेकिन अभी मीटी और कॉमर्स इंडस्ट्री ने इस पर जताया है कि नहीं, चाइनीज़ को वीज़ा मिलना चाहिए। अभी जो चाइनीज़ टेक्नीशियन हैं उनको वैलिड रीजंस पे उनको फटाफट वीज़ा मिलना चाहिए, तभी जाके जो MSME है उसको हम थोड़ा पुश ऑन कर सकेंगे, है ना। जो MSME में इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसको हम थोड़ा पुश ऑन कर सकेंगे। वही बात देखें हम चाइनीज़ की, तो चाइना क्या करता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को ब्लॉक करता है। मतलब इंडियन टेक्नीशियंस जो हैं, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स वो वहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर इंडियंस यहाँ आ जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, हमारे इंजीनियर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ चलता रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी इंडिया का फोकस अब उस डायरेक्शन में है। और देखो अभी क्या है कि FDI को भी ट्विक करने की बात हो रही है। अभी क्या है कि चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है ना, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोटे लिमिट को छोड़ के एक बड़े लिमिट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आता है, ताकि यहाँ मेजोरिटी स्टेक लेके अचानक से यहाँ के मार्केट को क्रैश ना कर दें, है ना। तो बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। तो FDI रिस्ट्रिक्शंस भी चाइना पे बहुत ज़्यादा है। इसको भी जब तक हम रिज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप नहीं करेगी। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, मैंने सिनॉप्सिस बता दिया इसका, और इसको पढ़ लेना। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तुम इंटरव्यू दोगे, BPSC का इंटरव्यू, तो अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन DSP रहा या सेकंड ऑप्शन भी DSP रहा, फर्स्ट ऑप्शन तुमने BAS लिख दिया, सेकंड ऑप्शन DSP है, अब तुमसे पूछेंगे कि एज ए DSP तुम क्या इंश्योर करोगे, या फिर अगर तुम टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो हाउ यू विल यूज़ टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग में तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करोगे। तो उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ ड्रोन का यूज़ हो रहा था। बूटलेगिंग होता है जो देसी शराब बनाने का ठेका जो है उसको नैब किया गया है ड्रोन की मदद से। अब क्या है, डायरेक्ट अगर जाते हैं तो गोली पिस्तौल से काफ़ी कोलेटरल डैमेज का चांस रहता है, उस कोलेटरल डैमेज को ड्रोन मिनिमाइज़ कर देता है, ठीक है। तो ड्रोन का यूसेज पुलिसिंग में हो सकता है। फिर इसका हम आंसर दे सकते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ्स का एक क्वेश्चन जो आता है, उसमें पुलिसिंग नाम से एक सब हेडिंग बना के उसके अंदर ये एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड एग्जाम्पल, इसको पढ़ लेना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये हमने देख लिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं वो नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे, सैनिक स्कूल रीवा से पास आउट हैं, और इससे पहले वो NDA, CDS और मिलिट्री स्टाफ कॉलेज सब जगह वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। हाईली क्वालिफाइड नॉर्दर्न कमांड के हेड रह चुके हैं, और फिलहाल वो वाइस चीफ हैं आर्मी के। अभी देखो क्या है, रियासी एक जगह है, वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ। टेरर अटैक किस पे हुआ? वैष्णो देवी जा रही एक बस में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। इस अटैक के कारण कई लोगों की जान गई, ड्राइवर को पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया, जो कंडक्टर था उसको पॉइंट ब्लैंक पे मार दिया। तो हमारे लिए इसमें जानने का क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एनालाइज करने का क्या है। अभी देखो सरकार काफ़ी अपना सीना ठोक रही थी कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई है। प्रधानमंत्री जी ये बोलते नहीं थक रहे थे कि टूरिज़्म बढ़ गया है ना। अभी रिसेंटली वोटिंग जो हुई उसमें भी हमने देखा कि वोटर टर्नअप काफ़ी हाई था, कॉन्फिडेंस जग गया लोगों का कि लोगों का भरोसा आ रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। लेकिन ये सब चीज़ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैठे हुए हैं हमारी नेबरिंग कंट्री में, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो अब क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एस्केलेट कर रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे आधा घंटा पहले ही एक टेरर अटैक जस्ट हुआ है कठुआ में। तो ये जो टेरर अटैक है ये किसी चीज़ का इंडिकेशन है, आइदर दे वांट रिटेलिएशन, ताकि वो रिटेलिएट जब करें तो विथ फुल पावर करें। उन्होंने अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दी है, बॉर्डर सील कर दिए हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। ये जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। हमारे लिए ये चीज़ है कि जो पीस को रोकने का काम कर रहा है, इतना जो फ्रेजाइल कंडीशन हो गया है पीस का। तो अभी तक क्या था कि इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो
राइज़ हो रहा है टेररिस्ट अटैक का, ये ऐसा होता नहीं था। ये जो है वो कश्मीर वैली में था और कश्मीर वैली आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद काफ़ी शांत हो गया। लेकिन अब क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वैली में जो हमने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाया, उसके कारण क्या है, अब टेररिस्ट एक्शन जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट हो रहा है। अब इसके कारण बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं हमारे। हम बहुत राहत में थे कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बहाल हो गई है, लेकिन सिचुएशन फिर से टेंस हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लश्कर तैयबा है, ये क्या करती है कि हमारे इंडिया में पहले ये रूल था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते थे। अब क्या करते थे वो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए है, उसने अपना नाम बी बदल दिया। अब जैसे ही अपना नाम बी बदला तो नाम बी को तो हमने बैन नहीं किया है ना, हमने सिर्फ ए को बैन किया है। तो अब इंडियन मुजाहिदीन से सिमी बन गए या सिमी से इंडियन मुजाहिदीन बन गए। अब इंडियन गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही थी, तो इंडिया ने क्या किया था कि इंडिविजुअल बैन लगाना स्टार्ट किया टेररिस्ट पे, लोगों के नाम पे बैन लगाना शुरू किया। तो अब फिर उनका भी मॉड्यूल चेंज हो रहा है और वो काफ़ी अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना रेलिवेंट नहीं है। ये बस इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज़ हैं वो कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से उसमें क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसके लिए ये आर्टिकल रेलिवेंट है। G7 से रिलेटेड सी राजा मोहन सर का एक आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। अभी रिसेंटली G7 की मीटिंग होने वाली है, उसी से रिलेटेड कंप्लीट आर्टिकल है। क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है। आर्टिकल पढ़ लेना, टोटल फैक्ट से बढ़ा हुआ है और रीजनिंग वगैरह सब है उसमें। हम यहाँ आज डिस्कस कर लेंगे कि G7 ग्रुप की रेलिवेंस क्या है। जब हम ये समझ लेंगे इसकी रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस, तो वो आर्टिकल तुमको अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है और समझाने में उसको आधा घंटा लगेगा, तो इंस्टीड ऑफ दैट एक बार अपने से गो थ्रू कर लो। मैं G7 के बारे में कंप्लीट बता देता हूँ। G7 जो है 7 लोगों का ग्रुप, पहले G8 था, G8 से G7 बन गया, रशिया को हटा दिया गया था इससे। ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सवाल पूछ सकता है कि G7 इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कितने स्टेट्स हैं इसमें? 7 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें? इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको पूछेगा इंडिया का है क्या इसका मेंबर? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7। इस G7 की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसको भी इंडिया की तरह मेंबरशिप का दर्जा हासिल नहीं है। G17 को कब लाया गया था? 1970 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि उस समय बहुत सारी इकोनॉमीज़ में इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा था, इकोनॉमिक डाउन हो रहा था। तो उसको दूर करने के लिए एक वर्ल्ड ओवर पे एक फोरम बनाया गया, जहाँ पे लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सकेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बना रहे और इकोनॉमी अच्छी चलती रहे। तो अभी G7 का रेलिवेंस क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में एस्पेक्ट्स में देखें तो, या लैंडस्केप में देखें तो अभी जो है काफ़ी इकोनॉमीज़ और इंटरनेशनल फोरम्स राइज कर रहे हैं। उसके बाद भी G7 अपनी रेलिवेंस बरकरार करके रखा है। सार्क बढ़ रहा है, ब्रिक्स बढ़ रहा है, I2U2 बना रहे हैं, IMEC बना रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में भी G7 अपना रेलिवेंस रखता है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है इसका, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और एडवांस्ड इकोनॉमीज़, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, US, जितने बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सप्लायर्स हैं सब उसी कंट्रीज़ में है। तो अगर आपको बिज़नेस करना है तो G7 से कैसे नहीं कैसे आपको रिलेशन रखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उनका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट रहता है ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे। फिर इनका पॉलिटिकल क्लाउट है, क्योंकि जितनी कंट्रीज़ हैं वो हाई रिच कंट्रीज़ हैं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह जाता है, FDI जाता है, तो पॉलिटिकल क्लाउट एक इनका बना रहता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में हो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज़ में हो, वर्ल्ड बैंक में फंडिंग करनी है, तो इन सब में इनका जो कलेक्टिव डिसीजन है और पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल थॉट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब जैसे कोविड आया तो कोविड में WHO कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो इंटरनेशनल हेल्थ क्राइसिस था। फिर उसी तरह से अगर कुछ इकोनॉमिक रिलेशन इश्यूज़ हुआ तो WTO आएगा, IMF आएगा, इन सब बीच में आएगा, तो उसको हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए
इस ग्लोबल गवर्नेंस को अफ्लोट रखने के लिए इन सारी कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे 2008 का क्लाइमेट फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था। मोर रिसेंटली ग्रुप हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू कोविड-19 पेंडेमिक। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है कि ये पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम करती है। कहने का मतलब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं और ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, उनके बीच में पॉलिसी जो बनेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनको एक धरातल पे लाने की कोशिश करता है ताकि एक दूसरे से सिंक रहें, है ना। तो ट्रांसनेशनल चैलेंजेस ना झेलना पड़े किसी भी पॉलिसीज़ को। तो उसके लिए जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, तो साइबर सिक्योरिटी किसी कंट्री से रिलेटेड तो नहीं होगा ना, ये ऐसे काम करना पड़ेगा कि मल्टीपल कंट्रीज़ की मल्टीपल एजेंसीज़ को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में G7 का बहुत बड़ा योगदान है। फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इन्हांस करने में, क्योंकि जितने कंट्रीज़ हैं तुम देखोगे सारे के सारे मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मोस्टली क्या, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, रूल ऑफ लॉ को, डोमेस्टिक गवर्नेंस को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का काम करता है। इसके लिए इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ग्लोबल एजेंडा सेट करता है, जैसे इंटरनेशनल डिस्कशंस, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए लार्जर कम्युनिटीज़ के लिए। क्लाइमेट चेंज करना है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फंडिंग कहाँ से आएगी, है ना। हम लोग UNFCCC में तो तरीका डिस्कस करते हैं कि कैसे, लेकिन उसके लिए फंडिंग अरेंज करना, उसके लिए लोगों को कोऑर्डिनेट करना का काम भी G7 कर सकता है अच्छे से। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी लीडरशिप, दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरह से फ्रेम करना है, उसको डायरेक्शन किस तरह का देना है, वो पॉलिसी डिसीजन जो है वो G7 लेती है। फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च में ऑलरेडी हमने देखा कि जितनी कंट्रीज़ हैं वो मेजर एक्सपोर्टर हैं टेक्नोलॉजी के। तो इसी बात से एविडेंट है कि रिसर्च और इनोवेशन में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और डिजिटल इकोनॉमी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, ये क्या करता है, ग्लोबल पॉलिसी और रेगुलेशंस को सेव करने का काम करता है, ठीक है। तो अब इंडिया का वेस्ट के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग से लिख दिया है कि आज़ादी के बाद से अभी तक कैसा चल रहा है, पोस्ट कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, स्ट्रैटेजिक पार्टिसिपेशन एंड ग्लोबल एस्पिरेशन 2000 से 2010 के बीच में जो मिडिल क्लास राइज हो रहा था। तो उस मिडिल क्लास राइज होने के बाद जो एस्पिरेशंस जगे, उन एस्पिरेशंस के लिए क्या क्या एक्शंस वेस्ट ले रहा था, क्या इंडिया, और किस तरह से दोनों का रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहा था। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट है। फिर ये सब पॉइंट है जिस पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप मैटर करता है। ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हमारे GS1 सेक्शन 2 इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेस्ट और इंडिया, वेस्ट एज ए कलेक्टिव, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ अमेरिका, इस सब, साउथ अमेरिका नहीं, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशन, तो इन दोनों को मिला के जो हमारा रिलेशन है उनके साथ, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग उसमें आराम से बात कर सकते हैं, इन सब टॉपिक पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको पढ़ लेना डिटेल से। अब रिसेंटली देखो क्या हुआ था कि कैनेडियन अभी 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाई जा रही थी। उसमें इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट करने का जो पोर्ट्रेट है वो कनाडा में काफ़ी चल रहा था और सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। तो उस पर कैनेडियन एनवॉय जो है, एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो दिखाया जा रहा है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और थोड़ा लिंक हो जाता है कनाडा का खालिस्तानी से। खालिस्तानी जो हैं एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ये चाहता है कि भारत से अलग होकर खालिस्तान देश बने, सिख डोमिनेटेड देश बने, और ये 1980 के दौर से चला रहा है। बीच में काफ़ी शांत हुआ था, फिर से पिछले साल 2-3 साल पहले से फिर से उबाल आया है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमको नहीं पढ़ना है उसमें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कनाडा के रिलेशन में जो पॉजिटिव रिलेशन है उसमें है ये है कि कैनेडियन इन्वॉय ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो ये सब दिखाया जा रहा है वो गलत है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल मील्स में स्प्राउट और स्वीट्स दिए जाएंगे। क्यों? स्प्राउट से तुमको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, स्वीट से तुमको भी एनर्जी मिलेगी। तो ये सब दिए जा रहे हैं उसमें मिड डे मील में, है ना, मिड डे मील में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट ने अभी स्प्राउट और स्वीट देना चालू किया है अपने मील में? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब देखो, सरोद मास्ट्रो पंडित राजीव तारानाथ पासेज। दिस कुड बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन कि राजीव तारानाथ क्या बजाते थे। रिसेंटली जो डेथ हुआ वो सरोद बजाते थे, उनका क्या नाम है? तो वो पंडित
राजीव तारानाथ जी। इनको पद्मश्री मिल चुका था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका था, इनको राज्योत्सव कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड मिल चुका था। इसके साथ साथ संगीत विद्वान अवार्ड, नदोजा अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके थे। मलयालम, कन्नड़ा, ये सब में ये काफ़ी एक्टिव थे। अभी देखो, इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टू क्लॉक 6.7% ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स, ये किसने बोला है? ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया अगले 3 वर्षों तक कितने परसेंटेज से ग्रोथ करेगा? दैट इज 6.7%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ए novel remedy for removing heavy metal contamination such as arsenic from groundwater। हमारे लिए आर्सेनिक किस तरह से हेल्थ को डिटोरिएट करता है, आर्सेनिक किस तरह से हेल्थ को डिटोरिएट करता है, और इस आर्सेनिक के प्रभाव को कम करने के लिए अभी IISc ने एक मेथड अपनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हेवी मेटल कंटामिनेंट्स कौन कौन से होते हैं ग्राउंड वाटर में। दूसरा, आर्सेनिक को दूर करने के लिए कौन सी एजेंसी ने कुछ डिवाइस किया है। तीसरा ये हो सकता है कि IISc ने अभी एक मेथड डिवाइस किया है ग्राउंड वाटर को हैवी मेटल कंटामिनेशन से दूर करने के लिए। वो कौन सा मेटल है? तो वो आर्सेनिक है। ठीक है, बस कमेंट कर देना आर्सेनिक से कौन सा डिजीज़ होता है। अगर आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है तो उससे कौन सा डिजीज़ होता है। 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ क्वांटम साइंस के नाम पे डिक्लेयर किया है। इससे पहले 23-24 को इन्होंने कुछ नाम दिया था। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, है ना। UN डिक्लेयर्स 2025 एज द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। ठीक है, क्वांटम साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम साइंस हम लोग GS2 सेक्शन 3 में पढ़ते हैं और इसको हम लोग वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एज ए PT में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर का जो PDF है, ये वाला जो PDF हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय।